प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश मीना, राजकीय कला महाविद्यालय चिवनपुरा, भूगोल विषय के बी पाठ प्रथम के भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही इंगित हो रहा है, ज्वालामुखी अर्थात ज्वाला अर्थात जिस छिद्र से लावा बाहर निकलता हो उस छिद्र को ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस छिद्र से या जिस दरार से भूगर्भ के अंदर स्थित तप्त एवं गर्म लावा विभिन्न भूगर्भिक कारणों से और विभिन्न कारणों से बाहर निकलता है, उस छिद्र को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। एवं भूगर्भ से लावा बाहर निकलने की प्रक्रिया के विभिन्न कारण हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जब जन्म हुआ लगभग आज से 2 अरब वर्ष पूर्व, तब हमारी पृथ्वी आग के गोले के समान गर्म थी। तब से लेकर आज तक हमारी पृथ्वी निरंतर ठंडी होती जा रही है, लेकिन क्योंकि ये बहुत विशाल पिंड होने के कारण इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष का समय लगता है, जिसकी वजह से आज भी हमारी पृथ्वी का अंदरूनी भाग है, जिसको हम भूकोर के नाम से जानते हैं, संपूर्ण भूकोर या भूकोर के बाहर की परत है, तप्त लावा से बनी हुई है, गर्म लावा से बनी हुई है, जो कि लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित तप्त लावा विभिन्न प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी के धरातल पर बाहर निकलता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ ठोस, तरल एवं गैसीय अवस्था में होते हैं, जो क्रिया के दौरान बाहर निकलते हैं। सर्वप्रथम जिस स्थान पर ज्वालामुखी का उद्भव होता है, वहाँ पर भूगर्भ से तप्त एवं गर्म गैसें बाहर निकलती हैं, जलवाष्प बाहर निकलते ही, उसके बाद में ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं, विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। गर्म लावा बाहर निकलता है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले समस्त पदार्थों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: ठोस, तरल एवं गैस। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लिक्विड है, जो लावा है, जो मैग्मा है, उसको भी हम उसी घनत्व के हिसाब से निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है अम्ल प्रधान या एसिड लावा। इसका रंग पीला, बाहर हल्का तथा द्रव रूप में अत्यंत गाढ़ा होता है, जो कि ऊंचे ताप पर पिघलता है। दूसरा होता है पैठिक लावा या बेसिक लावा। इसका रंग गहरा तथा काला, भार अधिक एवं द्रव पतला होता है। पैठिक लावा कम ताप पर भी पिघल जाता है, अतः लावा का विस्तार ज़्यादा होता है, लावा का फैलाव ज़्यादा होता है, और इस प्रकार के लावे से बनने वाली चट्टानें कमज़ोर आग्नेय शैलें होती हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बेसाल्ट, जो कि कमज़ोर आग्नेय शैलें हैं। विश्व के समस्त प्रकार के ज्वालामुखियों को
हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी का वर्गीकरण। उद्गार के अनुसार हम विश्व की संपूर्ण ज्वालामुखियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी, अर्थात वो ज्वालामुखी जिनका उद्गम या उद्भव किसी छिद्र से या किसी केंद्र से होता है, किसी वृत्ताकार आकृति में होता है। इस प्रकार से उद्भव होने वाले ज्वालामुखियों को केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखियों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के लोग इसे अपनी अग्नि देवी के नाम से जानते हैं और हवाई द्वीप पर इस प्रकार के ज्वालामुखियों की प्रधानता होने के कारण इसको हम हवाई तुल्य ज्वालामुखी के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा प्रकार है स्ट्राम्बोली तुल्य। इस प्रकार के ज्वालामुखी प्रथम प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रकट होते हैं। जब गैसों के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोटक उद्गार भी होते हैं। तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, झामाक, अवस्कार तथा ज्वालामुखी बम भी इस क्रिया के दौरान निकलते हैं। तीसरा प्रकार है वोल्केनियन प्रकार। इस प्रकार के ज्वालामुखी प्राय विस्फोटक एवं भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर किया गया है। इसमें प्रत्येक अगला उद्भव पिछले उद्गार से निर्मित लावा की परत को उखाड़ देता है। चौथा प्रकार का है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं तथा आसमान में इनकी धूल की वजह से जो पीला रंग दिखाई देता है, जिसके कारण इनको पीली तुल्य ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया जाता है। चौथा प्रकार है विषुवस तुल्य ज्वालामुखी। विषुवस प्रकार के ज्वालामुखी वोल्केनिक प्रकार की तरह के होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के वर्गीकरण के अनुसार दूसरा जो प्रकार होता है ज्वालामुखी का, वो है दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। जैसा कि इनके नाम से ही विदित है, ऐसे ज्वालामुखी जो किसी दरार के माध्यम से भूगर्भ पे लावा बाहर निकलता है, लंबवत रूप में बाहर निकलता है, इस प्रकार के ज्वालामुखी को दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया जाता है। तुलनात्मक रूप से दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी की तुलना में कम नुकसानदायक होते हैं तथा यह विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं। ज्वालामुखी प्रकार के अंतर्गत उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय जागृत ज्वालामुखी, जैसा कि इनके नाम से ही आभास हो रहा है, सक्रिय या एक्टिव या जागृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो उद्गार के बाद निरंतर जागृत हैं या निरंतर जिनसे गैस लावा बाहर निकल रहा है। विश्व में लगभग 500 ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं, जैसे इटली का एटना, स्ट्राम्बोली, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप, इस प्रकार के उदाहरण हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त अर्थात लंबे अंतराल के बाद में वापस विस्फोट के साथ बाहर निकलना,
या वापस विस्फोट के साथ में किसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया गया है। शांत ज्वालामुखी, इस श्रेणी में उन ज्वालामुखियों को रखा जाता है जो एक बार उद्भव होने के बाद में या एक बार ज्वालामुखी निकलने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार के ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं। उनसे कभी भी लावा बाहर नहीं निकलता या कभी भी कोई विस्फोट उनसे नहीं हो पाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को शांत प्रकार के ज्वालामुखी के नाम से संबोधित किया गया है। जैसे कहो सुल्तान तथा देवमंद ईरान के प्रमुख शांत ज्वालामुखी है। इसी प्रकार बर्मा या म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण किस प्रकार से है? विश्व के ग्लोब पे अगर नज़र देखी जाए तो ज्वालामुखियों के उद्भव या जिन क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव अधिक है उन क्षेत्रों या महाद्वीपों की जो संरचना है, महाद्वीपों की जो बनावट है, उसके आधार पर विश्व के ज्वालामुखियों का विश्व वितरण आसानी से किया जा सकता है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यह वो मेखला है जो प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर समानांतर फैली हुई है, जो विश्व के अस्थिर धरातलीय क्षेत्रों में माने जाते हैं, जिनमें जापान, उत्तरी पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग इस मेखला के अंतर्गत आते हैं। मध्य महाद्वीपीय मेखला, इस मेखला का प्रारंभ रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात मध्य अटलांटिक कटक अपसरण मंडल से होता है। यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। मध्य अटलांटिक मेखला, मध्य महासागरीय कटक के सहारे दो प्लेटों का अपसरण होता है, जिस कारण कटक के सहारे दरारें में भ्रंशन का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मंडल तक होता है। दुर्बलता मंडल से पेरिडोटाइट एवं बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला आंध्र महासागर के मध्य में स्थित है, जो इसके नाम से ही विदित है। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, प्लेट सीमाओं के अलावा प्लेट के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिनके वास्तविक कारणों में उद्गार की प्रक्रियाओं के विषय में अभी विस्तृत जानकारी नहीं है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को इस श्रेणी में रखा जाता है।